मुझे उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल में रखा गया था। आज बहुत ज़्यादा संस्मरण सुनाने का कोई समय नहीं है। इमरजेंसी किन प्रोविजन से लागू की गई, उसके लिए मैं समझता हूं कि डॉक्टर अभय सिंह यादव से ज़्यादा ऑथेंटिक व्यक्ति कोई नहीं है। ये डॉक्टर भी लॉ के ही हैं, LLB हैं, डॉक्टर भी हैं तो लॉ के ही हैं। मैं पूछता था कई बार आप कैसे कौन से डॉक्टर हो, फिर पता लगा कि आप कानून के डॉक्टर। और इन्होंने इसकी व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से कर दी कि इमरजेंसी के कौन से प्रोविजंस का इस्तेमाल किया गया। और डॉक्टर मानव जी ने इमरजेंसी में क्या कुछ घटना घटी उसका विस्तार से वर्णन किया है। मुझे उसको दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे सुभाष जागर जी ने जिस तरह से हरियाणा में अत्याचार हुए उन सब का जिक्र किया। मैं कुछ चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। जब पीलू मोदी का आप जिक्र कर रहे हैं, रोहतक जेल में हरियाणा में सबसे छोटी आयु के 14-15 वर्षीय आयु के जो संशयक थे वो थे ललित बत्रा, जो सोनीपत के थे, एक रमेश जी। और ललित बत्रा जब पीलू मोदी की वाइफ जब मिलने आती थी तो कहते हैं वो ललित बत्रा को जरूर बुलाती थी और उसको देख के कहती थी छोटे से इस बालक से देश को क्या पता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हिंदू संगठन पर प्रतिबंध लगाया, उसको बैलेंस करने के लिए जमायत इस्लाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रेस की आजादी कैसे छीन ली गई थी, फंडामेंटल राइट्स किस तरह से सस्पेंड कर दिए गए थे, ये सब मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया। मैं जिक्र करना चाहूंगा उन जातियों, जब रामविलास शर्मा को नाड़ के थाने में सिगरेट से जला जला करके और यातनाएं दी, पजामे बांधकर चूहे छोड़ दिए। ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ये देश की आजादी के बाद की घटनाएं हैं। हमने अब तक देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई की कहानियां सुनी है, किस तरह से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने फांसी के फंदे चूमे, हम तब आजाद हुए। लेकिन 1947 में आजाद होने के बाद 1975 में जो कुछ स्वतंत्र भारत में जो घटना घटी है उसकी चर्चा कहीं नहीं है। और माननीय डागर जी ने कहा, ये दोनों मेरे राजनेता बैठे हैं विधानसभा में, आप प्रस्ताव रखते हैं हमारे हरियाणा के देश के इतिहास में एक चैप्टर पाठ्यक्रम का ये भी जुड़ना चाहिए, किस तरह से इस देश में आजादी के बाद लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां भी दी, जेल की यातनाएं भी सही, और केवल जो जेल गए वही नहीं, ये माफ करना, या दो तो ये वीरांगनाएं बैठी है, शकुंतला जी और मिसेस मित्तल, और आपके हमारे घर की, मेरे घर की तो छोड़ दो, मैं तो अविवाहित था उस वक्त, लेकिन जो शादीशुदा लोग थे, महावीर कौशिक जैसे लोग जो शादी के बाद संघ के प्रचारक गए थे, घर परिवार छोड़कर चले गए थे, कांति जी, कैलाश जी, आप लोग, कांति जी आज स्वर्ग में बैठे, कांति जी के मकान पर छापा पड़ा, 4 मंजिल से रस्सी बांधकर हवेली के पीछे से CID को चकमा दे करके और रस्सियों से नीचे उतर करके दौड़े हैं। उन्होंने इस तरह की लड़ाई लड़ी है जो जान पर खेल करके जिन्होंने देश के लिए, ये यातनाएं सही। मैं अब अगर जिक्र करूं, शायद कैलाश जी के यहाँ कोई शादी थी, क्या थी, बारात बड़ी मुश्किल से गई, दिल्ली बारात, आप समझ सकते हो, मतलब जिसकी बारात बिखर गई हो, बारात को ऊपर छापा पड़ा हो पुलिस का, बाराती भागते फिर रहे हो, किस लिए? देश में इमरजेंसी। यानी इन सब की चर्चाएं मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश में अरेस्ट हुआ था और सीताराम जी, डॉक्टर अभय सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया जी,
उस वक्त वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह थे। मेरा और उनका प्रवास था, हम दोनों साथ थे। और सीआईडी, अपने यहाँ सीआईडी है और उत्तर प्रदेश में कहते हैं एलआईयू, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, एलआईयू बोलते हैं। एलआईयू को ये पता लग गया कि रज्जू भैया जी आज यहाँ आए और वो कार्यकर्ताओं के घरों को सूंघते फिरने लगे। हमें भी, हमारी भी एलआईयू तेज थी, हमारे भी कार्यकर्ताओं ने बताया कि सीआईडी एलआईयू वाले चक्कर काट रहे हैं। प्रोफेसर रज्जू भैया जी उस वक्त डॉक्टर के वेश में थे। जैसा अभी डॉक्टर जी ने कहा कि जिन्होंने धोती कुर्ते के अलावा कुछ नहीं किया, वो सफारी सूट में और एक हैट लगा रखा। गोविंद भारद्वाज, उस वक्त गोविंद भारद्वाज नहीं था, मैं विपिन था और एक मेडिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। मेडिकल बैग साथ में, उसके अंदर मेडिकल के ऑर्डर लेने की एक ऑर्डर बुक रखी हुई, ताकि कोई पकड़े तो बता दे मैं तो मेडिकल में हूं। हम दोनों को हापुड़ जाना था, लेकिन जब पता लगा कि सीआईडी पीछे है, एलआईयू वाले को पता लग गया, माननीय रज्जू भैया जी को मोटरसाइकिल पर बुलंदशहर से हापुड़ भेज दिया गया और मुझे कहा गोविंद तुम बस से आ जाओ। मैं बुलंदशहर के बस स्टैंड पर पहुंचता हूं। मैं ये जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूं कि आपके हरियाणा के होने का क्या असर था वहां की पुलिस और सीआईडी में, ये मेरे इन मित्रों को, मेरे इन साथियों को भी पता लगा। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया और सीआईडी ने ये बिल्कुल बता दिया कि गोविंद यहां आ गया है, तो लगभग 150 सिपाही, जिनमें 15-20 ड्रेस में और बाकी सिविल ड्रेस, और उन 15-20 में 7-8 लोगों के पास नंगी रिवॉल्वर लोडेड। और इस तरह से उन्होंने बस स्टैंड को घेरा। वहां जितने भी लोग थे उनको लगा कि शायद आज कोई डाकू पकड़ रहे हैं। ये इस तरह के सारे जो पुलिस देखी है, ड्रेस में है, रिवॉल्वर जिनके हाथ में है, कोई ना कोई, क्योंकि वो डाकुओं का क्षेत्र था उस वक्त। हमारे साथ बाद में भी सुंदर डाकू जेल में था, तो मुझे भी लगा कि तू फंस गया है। और उस वक्त एक अखबार आता था, ऑर्गेनाइजर वो मेरे उसमें था या कोई और, मैं उस अखबार को ऐसे सामने करता रहा और टेढ़ी नजर से देखता रहा, जैसे डॉक्टर साहब आ रहे हैं क्या, सत्तर शास्त्री जी आ रहे हैं क्या। तो मुझे लगा कि अब ये घेरा आगे कर गया। और ठीक मेरे बिल्कुल जब पास आ गए तो उन्होंने आवाज लगाई, मिस्टर भारद्वाज, हेड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने भी चीख करके कहा, आई एम नॉट भारद्वाज, आई एम विपिन, क्योंकि मैं सबको विपिन से बोलता था। फिर उनमें से एक ने कड़कड़ा करके कहा, Who may be you? Hands up, you are under arrest. और मुझे वहां गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद जो कुछ तलाशी हुई, मेरे साथ जातियां तो नहीं की उन्होंने, हाथापाई मारपिटाई नहीं की, लेकिन ये पूछते रहे कि तेरी पेन पिस्टल कहाँ है। मैं इतना बड़ा हो गया हूं, अभी तक मैंने शास्त्री जी पेन पिस्टल नहीं देखी है, लेकिन वो पेन पिस्टल पूछते रहे। यार पेन पिस्टल है क्या? मेरा पेन निकाला, पेन खोल के देख रहे हैं, पेन खोल रहे तो डर रहे हैं, उसका वो जो क्या होता है पेन में रिफिल को खोलते डर रहे हैं कि इसमें पेन पिस्टल, मतलब मेरे बारे में पता नहीं क्या कह रखा था। हरियाणा का एक लड़का है, जवान छोरा है, पेन पिस्टल रखता है, ध्यान से पकड़ना, ये हरियाणा का एक डरावना। और क्या था वो, बाद में जो समझ में आया, मुझे डॉक्टर साहब जेल में डीएसपी लेवल के 2 सीआईडी के अधिकारी जेल में इंटरोगेशन के लिए आए। सुप्रीडेंट जेल में बैठकर उन्होंने वही प्रश्न के आपका पेन पिस्टल का क्या है, पेन पिस्टल। तो बाद में समझ में आया, जो डॉक्टर साहब अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हम वहां इमरजेंसी में साइक्लोस्टाइल कर दर्पण निकालते थे, और उन दिनों स्टेंसिल जो कटते थे वो एक लोहे की सी निब होती थी, पेन होता था, उससे हाथ से हम लिखते थे, उस पर स्टेंसिल को काटते थे और फिर हाथ से घुमा करके साइक्लोस्टाइल कर हम अखबार निकालते थे दर्पण। और रात को वो सारा स्टेंसिल मैं ही काटता था, मेरी हैंडराइटिंग ठीक थी, और उस दर्पण में सारे समाचार
वो तो उनके दिमाग में यही थी कि ये जो पेन से जो लिखता है ये लड़का वो हरियाणा वाला है। अब उनको ये समझने में बार बार मेरे से पेन पिस्टल पूछते थे। जेल में जब वो आए तब पता लगा कि आप लोग कहाँ ये साइक्लो स्टाइल करते थे। और हमें कलेक्टर के यहाँ कलेक्टर जो होते हैं उसके पीछे हमारे एक वकील साहब थे, उनकी गैरेज में रात को साइकिल स्टाइल करते थे। और मित्रों, जैसा डॉक्टर जी ने बताया कि उस वक्त बाकी ये मीडिया तो नहीं थे, शादी के जो लिफाफे होते थे, शादी के लिफाफों में दर्पण फोल्ड करके और इस तरह जाते थे जैसे हम कोई ब्याह शादी का निमंत्रण बांट रहे हो, और अपने कार्यकर्ताओं के घर में ये कहते थे ये लो और हमारे जाने के बाद खोलना इसको। ऐसे ही बाजार में पड़ता था। इस तरह की सूचनाएं होती थी। जो सूचनाएं अखबार में जनता के पास नहीं होती थी वो जेल में हमारे पास होती थी। जो कैदी इधर से उधर एक जेल से दूसरी जेल में आते जाते थे वो ये सारे जेल के समाचार देते थे। मेरे साथ भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां जेल में थी। बाबू बनारसी दास गुप्ता उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कप्तान अब्बास अली सुभाष चंद्र बोस के साथी, माननीय कौशल किशोर संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी, और मीसा बंधु अलग। और ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, बिटियां बैठी है। जैसे औरतें अपने घर में आदमी की मौत के बाद केवल डोडी तक जाकर के रो करके हाथ पीट करके हाथ मल कर रह जाती है। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया तब मुझे भी ध्यान आया, जयराम जी 3 साथियों को हमने उनकी अर्थियां जेल से डोडी तक विदा कर रोते बिलखते रह गए, उनके घर वालों को दे। एक तो माननीय नगर संचालक कई बार लगता था कि अब जेल से छूटेंगे नहीं। और एक मजाक जैसे आजकल आप लोग सुनते हैं ना, मेरे को तो अब क्लियर हुआ, ये धीरेन्द्र शास्त्री बोलते ना ठटरी, तो वहाँ हमारे साथ एक सरदार जी और थे, वो थे तो सुनार लेकिन पगड़ी बांधते थे, हम सरदार जी बोलते थे। वो कहा करते थे, क्या समझते हो, अपनी अपनी वो हमें जो बैरक के अंदर जो बनी होती है ना चबूतरे टाइप, तो बेड तो मिलते नहीं थे। जेल के अंदर बैरक होती है, बैरक में छोटे छोटे चबूतरे बने होते हैं, तो उनमें बिस्तर लगा के सोते थे। तो कहते थे कि आप सबकी ठटरी यही बनेगी, अपना अपना नाम लिख दो। ठटरी से मतलब था कि तुम्हारी अस्थियां यहीं टंगेंगी और तुम्हें जेल से जाने की, बाहर जाने की अब कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग मीसा में बंद थे। और आप आश्चर्य करें कि डॉक्टर साहब कभी जेल की फाटक मेन गेट पर चले गए डोडी में और हमें बाहर कुछ दिख गया तो अंदर आके कहते थे आज तो मैंने सड़क देखी। ये स्थितियां थी। और एक बात का और जिक्र कर इमरजेंसी का मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बरेली जेल में वीरेंद्र अटल नाम का एक स्वयंसेवक, ये लोग जो लोग जेल में चले गए थे अंशुमनी जी, उनको छुड़ाने के लिए आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने, अपने परिवार के लोगों ने, जैसे कृष्णा कह रही थी कि मेरी सास भी, मेरे ससुर भी, परिवार के लोगों ने भी सत्याग्रह किया, कुछ को पकड़कर जेल में डाल दिया, कुछ को छोड़ दिया। लेकिन वीरेंद्र अटल को बरेली की जेल में, मैं बरेली जेल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, पहले मैं बरेली का जिक्र कर दूं फिर मैं दूसरी घटना पर आऊं। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब आप कहीं 1975 में आईएएस तो नहीं थे, कहीं डीसीबीसी तो नहीं थे? तो कहने लगे कि नहीं, मैं तो 1975 में बीए कर चुका था। और मैं डर रहा था कि कहीं डॉक्टर साहब भी, क्योंकि आईएएस रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, और तू कहीं डीसीएसपी का जिक्र करे, कभी डॉक्टर साहब मेरे जरा कल्टी नजर से देखे नहीं।
बरेली की जेल में एसपी और डीसी, वहां कलेक्टर बोलते हैं डीसी, वीरेंद्र अटल के नाखून प्लास से पकड़ लिए गए और कहा कि तू फिर भारत माता की जय बोलेगा, और उसके नाखून प्लास से खींच लिए गए। डॉक्टर जांगड़ा जी, जब प्लास से नाखून खींचे गए, खून की धारा नीचे बहने लगी, बोले फिर बोलेगा, और उसका दूसरा नाखून फिर प्लास से पकड़ लिया गया। उसने फिर कहा भारत माता की जय, उसका फिर नाखून खींच लिया गया। उसके 10 के 10 नाखून खींचे गए, एक नाखून अटक गया, जो इमरजेंसी के बाद ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में ऑपरेशन कर निकला। मैं ये यात्रा की जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि देश की आजादी की लड़ाई में तो लोगों पर कोड़े पड़े, लोग जलाए गए, लोगों को आंखें फोड़ दी गई, हमारे गुरुओं को गर्दनें काट दी गई, लेकिन आजाद भारत में इस तरह की घटनाएं घटे कि नौजवानों के नाखून उखाड़ लिए जाएं और ये कहा जाए भारत माता की जय फिर बोलोगे। ऐसे भी डीसी और एसपी थे। ये जो माताओं ने, बहनों ने घर में यातनाएं सही, वो हमारी जेल से भी बड़ी यातनाएं। हम तो जेल में आराम से सो रहे थे, लेकिन हमारे घर परिवार के लोग जो जेल में हम लोग बैठे हैं, इनके परिवारों से पूछो, हरिराम जी मित्तल की श्रीमती से पूछो, विक्रम यादव की श्रीमती से पूछो कि घर में किस तरह से उन्होंने वो दिन काटे होंगे, किस तरह से डरते भी थे, अपने परिवार की चिंता भी करते थे, मिलने भी जाते थे तो डर कर जाते थे। ये देश की आजादी के बाद का जिक्र। और ये जो कार्यक्रम हमने रखा था, जांगड़ा जी ने थोड़ी जल्दी कर, विषय है कि प्रबुद्ध जनों के बीच में आपातकाल का काला दिवस मनाना है। आज के दिन 26 तारीख को तो इमरजेंसी लगी थी, हम देश में इमरजेंसी को काला दिवस मनाते हैं, और 21 मार्च को विजय दिवस मनाते हैं, जिस दिन देश में इमरजेंसी हटी थी और फिर से देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ था। जिस दिन लोकतंत्र की स्थापना होती है, उस दिन हम चाहते हैं कि हम लोकतंत्र सेनानियों का मान सम्मान हो, कि हम जेल की यात्राएं सहकर हमने लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया है। इस दिन तो काला दिवस होता है। मैंने कहा आज तो काला दिन है, आज हमारे लोकतंत्र के सेनानियों को आप माला मत पहनाना। आज का दिन तो हमारे, हम बताए एक तरह से हम काला दिवस मनाते हैं, देश के लिए भी काला दिवस था। और मैं बरेली की, आगरा की और मथुरा की जेल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं। सीताराम जी जय गुरुदेव धार्मिक संत थे, उनका कोई राजनीतिक मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने भी इस इमरजेंसी को गलत बता दिया। जैसे विनोबा भावे ने कहा ना, ये अनुशासन पर्व है, जय गुरुदेव ने ये कह दिया कि ये इमरजेंसी देश के लिए घातक है, गलत है, संविधान के मौलिक अधिकार का हनन करना ठीक नहीं है। जय गुरुदेव को भी जेल में बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, जय गुरुदेव को तो मथुरा से उठा करके आगरा, आगरा से उठाकर बरेली, ऐसा लगता था जैसे उस वक्त कांग्रेस सारी जेलों को उन संतों को घुमा के पवित्र करना चाहती है, और पवित्र नहीं, उनके पांव में बेड़ियां डाल दी। क्या इस देश में आजादी के बाद संतों के पांव में बेड़ियां देखकर क्या नौजवान नहीं मचलेंगे? हजारों की संख्या में उनके सेनानियों ने भी जेल की यात्राएं सही, सत्याग्रह की। उन्होंने पूरे देश में लोकतंत्र सेनानियों को, उनके अब गुरु ने, जय गुरुदेव तो गुजर नहीं है, उनके छोटे गुरु है उमाकांत, उन्होंने संकल्प लिया कि गुरुजी कह गए कि ये इमरजेंसी में जो लोकतंत्र के अंदर जो घटनाएं घटी थी, देश में इसका जागरण रहना चाहिए। जो लोकतंत्र सेनानी है उनको फिर से बुला करके, सम्मान दे करके नई पीढ़ी को ये प्रेरणा दे कि देश में फिर कभी ये संविधान खतरे में न पड़े, देश में फिर कभी लोकतंत्र खतरे में न पड़े, देश इसी तरह से आजाद है। और उन्होंने इन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का एक श्रृंखला चला। उन्होंने उज्जैन में लोकतंत्र सेना, मध्य प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। आप आश्चर्य करेंगे, 50,000 के करीब लोग, और लगभग 2200-2300 लोग लोकतंत्र सेनानियों को उन्होंने सम्मानित। पूना में, महाराष्ट्र के पूना में उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। लगभग 5000 लोग वहां थे। सहयोग से मुझे भी लोकतंत्र सेनानी संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते महाराष्ट्र पूना जाने का मौका मिला। मैं भी उस कार्यक्रम में
फिर अभी इसी 11 को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें भी कहते हैं कि 15-16 हजार की संख्या में होंगे। और फिर करनाल में अभी इसी कौन सी तारीख थी, 18 तारीख को करनाल में लगभग 2-2.5 हजार लोग की संख्या थी। उसके बीच में हमारे भी सैकड़ों हरियाणा से लगभग 80-85 लोग लोकतंत्र सेनानी वहां पहुंचे, उनको सम्मान दिया। और वो क्या सम्मान करते हैं, एक पटका डाला और एक सिल्वर मेडल देते। उन्होंने सबको सिल्वर मेडल दिया, पटका डाला और एक आशीर्वाद, संत का एक आशीष वचन ही होता है। और वो स्वयं भी जेल में रहे थे और सबकी उनकी एक ही आग्रह था कि जब खालिस्तान का पाठ एनसीईआरटी के अंदर हो सकता था, जो हटाया गया, अभी आपने हटाया, तो क्या देश की आजादी के बाद लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनके नाम मत डालो, इतिहास की घटना डालो, ताकि आने वाली पीढ़ी, नौजवान बच्चे ये पढ़ सके, सीख सके कि देश में आजादी के बाद भी किस तरह से संविधान की हत्या हुई थी। और आज तो मैं, ये मेरे दोनों विधायक बैठे, ऐसे मौके पर चर्चा हो रही है। वही जून का महीना है, 2 दिन के बाद इमरजेंसी लगी थी, वही जून का महीना है। कल पटना में फिर वही इमरजेंसी की हत्या करने वाले कांग्रेसी फिर इकट्ठे हुए और शायद उनके मन में फिर वही है कि देश में वो कुछ न कुछ खुराफात करना चाहते। राजनीतिक रूप से हमको इसकी आलोचना करनी चाहिए। मैं आज इस मंच से कहना चाह रहा हूं, वही कांग्रेस के लोग, राजीव गांधी की वो दादी, वही कांग्रेस के लोग, और मुझे तो शर्म आती है, लालू यादव जैसे लोग जो 11-11 महीने जेल में रहे हो, जिनकी बेटियां जेल में पैदा हुई है, जिसने बेटी का नाम मीसा रख रखा है, वो राहुल गांधी के साथ बैठ करके फिर देश में एक नया राजनीतिक समीकरण बनाना चाहते। इसलिए आज का कार्यक्रम हमने रखा तो ये था कि प्रबुद्धजन हो, नौजवान साथी हो, उसमें लोकतंत्र सेनानी भी, हमारे जिले में 29 लोकतंत्र सेनानी हैं। उनमें से हमारे बहुत से साथी हमें छोड़ गए, स्वर्गवासी हो गए, हमारे बीच में नहीं है। पूरे हरियाणा में 558 लोकतंत्र सेनानी हैं। आज 333 लोकतंत्र सेनानी जिंदा है, 128 लोकतंत्र सेनानी स्वर्गवासी हो गए हैं। 202 मेरी विधवा बहनें, माताएं, पेंशन जिनको मिल रही है वो आज है। हम आभारी हैं। हम दोनों विधायक बैठे हैं, दयाराम जी जिलाध्यक्ष बैठे हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। पूरे देश में हरियाणा सरकार ने सबसे पहले लोकतंत्र, ये जो इमरजेंसी के जो विक्टिम थे, आपातकालीन जो बंदी थे, इमरजेंसी में जिन्होंने यातनाएं सही, उनको ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया। ये ताम्र पत्र तो घरों में टका हुआ है, ये मेडल हमारी गले में डला हुआ है, उन्होंने ताम्र पत्र देकर के सम्मानित किया। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 10,000 रुपए मासिक पेंशन भी देकर के हमको सम्मानित किया। बस। और बस की बात तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि अब हंस मुनि जी तो बस में चढ़ जाते हैं, शिव कुमार जी, मेरे जैसे, सोनभद्र जी जैसे, या मिसेस विक्टर जैसी, ये बस में गई भी है तो बस में बड़ी दिक्कतें रही है। बस में आप दोनों विधायक के ऊपर नोट करें और मूलचंद जी को ये हमारा प्रस्ताव भी भेजे कि हमने, हरियाणा सरकार ने हमको हरियाणा रोड्स की बस में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी हुई है। हमारे साथ एक सहयोगी भी फ्री है, हम धन्यवाद करते हैं आपका। हमारी धर्मपत्नी भी फ्री जाएगी, उसके साथ भी एक सहयोगी फ्री, यानी अगर हम दोनों जाते हैं तो 2 फ्री, 4 लोग जा सकते हैं। ये सुविधा दी, ये तो बड़ा अच्छा है। बोलुओं में भी हमको 25% देने होंगे, वो भी फ्री है। और इतना है, हरियाणा से, हरियाणा रोडवेज जहाँ तक भी जाती है, चाहे वो जयपुर जाए, चाहे वो कहीं दूसरे प्रांत में जाए, सब फ्री है। लेकिन बस पर कहीं भी लोकतंत्र सेनानी लिखा नहीं होता है, और जो कंडक्टर है वो 1975 के बाद की पैदाइश हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये लोकतंत्र सेनानी क्या है, ये इमरजेंसी क्या है। बाबा क्या ले आए तुम, ये क्या है। हम जब ये निकाल करके, ये जो हमको दे रखा है ना, आपने हमको दे रखा है, ये आई कार्ड बना के दे रखा है, जब हम ये दिखाते हैं तो ऐसे देखते हैं
और चश्मा लगा कि क्या है ये। तो आपसे निवेदन है, क्योंकि आप दोनों सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हैं और मेरे बंधु लोग बैठे हैं, ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सब जीएम को ये लेटर लिखे कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए बसों में सीट पर लिखा जाए जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी लिखे जाते हैं, ऐसे लोकतंत्र सेनानी एमएलए एमपी का जो रिजर्वेशन रहता है वो लिखे, ताकि कंडक्टर को ये पता लग जाए कि लोकतंत्र सेनानी है ये एक बात। और हंसमुनि जी, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री से ये कहा है कि अब हम जो है, मैं समझता हूँ कि यहाँ आप में सबसे छोटा मैं ही होगा। सोनीपत में ललित बत्रा जी है, मैं जब जेल में गया था तो 21 वर्ष की आयु, एमए करके चुका था, और आपने इंग्लिश में एमए की, उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में की, मैंने इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में एमए भी मैं मेरी यूनिवर्सिटी में पोजीशन होल्डर था। मैं उस वक्त अगर कहीं प्रोफेसर लगता तो आज प्रिंसिपल रिटायर होता। नहीं भाई बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। आप चेयरमैन हैं। हाँ ये तो हो सकता है। और सीताराम जी, अंत में मैं हंसमुनि जी की बात का जवाब देते कह रहा हूँ, ये पीछे देख लेना विधायक जी को भी, क्योंकि हमारी एक डिमांड तो ये कि बसों में ही रखिए, और दूसरे अब 10,000 रुपए हमको मासिक पेंशन सम्मान भत्ता मिलता है। हमारी चाहे बस की सुविधाएं विड्रा कर लो, पर ये पेंशन डबल। उसका कारण ये है कि ये जितने लोग हैं इनको, वो आए तो परिवार में विक्रम जी की मिसेज आई एक साथ आया है, मित्तल साहब के घर से आई साथ आया है, हम लोग तो घर परिवार में एक आदमी दो आदमी पकड़कर हमको बस गाड़ियों में बैठाते हैं तब यात्रा करते हैं। अब हम बस के लायक नहीं रहे, हम तो आपके बस में हैं, कार के लायक है, दूसरे साधनों से जाते हैं। इसलिए आपको, आपकी सरकार को हमारी पेंशन बढ़ानी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि विधानसभा में ये कानून पास करें जो आप हमें अभी ओरल दे रहे हो, मौखिक दे रहे हो, बात करना। कल अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, अपनी सरकार नहीं रही, आते ही पहले कलम से बंद कर दी, जैसे इन्होंने राजस्थान में बंद की, जैसे इन्होंने हिमाचल में बंद की, जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में बंद की। हम लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो आपसे निवेदन है, दो काम अवश्य करें। और ये मैं समझता हूँ हमको ये पटके माला मतलब सरकार नहीं, आप समझे, पटके और माला से सम्मान नहीं, हमारा असली सम्मान होगा। आप विधानसभा में प्रस्ताव पास करें, बसों के ऊपर लिखवाएं, और हमारी जो पेंशन है जो अन्य राज्यों में कहीं 25,000 है, कहीं 22,000 है, कहीं 20,000 है। हरियाणा देश में ये कहता है हरियाणा विकसित राज्य है, हरियाणा में खूब धनधान्य है, कम से कम आपको भी डबल कर देनी चाहिए। ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिटर्न में भी रिटर्न में मुख्यमंत्री जी को रिटर्न में भेजो, सारी चीजें ये विस्तार से देखिए। ये मैं अपने इनको साथियों को बता दूं कि मैंने ये विधानसभा में पास करने का तो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी भेजा था, और बजट से पहले ये बढ़ाने के लिए भी कहा था। पर मुख्यमंत्री जी का जैसा स्वभाव है, अगर आमने सामने बैठकर कुछ बात उसको हो जाए, चिट्ठी गयोड़ी, फोन गयोड़ा, वो कितना असर होता है उसको आप हाँ मैं और हंसमुनि जी के मन में भी कुछ बोलने की है। दो बात और जोड़ूं। जोड़ रहा आपसे पहले कहा था मैं, ये जो डॉक्टर साहब ने कहा ना चैप्टर की बात, डॉक्टर साहब मैं, क्योंकि आप दोनों सीताराम जी और आप दोनों हमारे सरकार के प्रतिनिधि हैं, हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारी सारी बातों को आपने सुनी, आपने समय निकाला, आप आए, हम आपके आने को ही हम तो हमारा सम्मान समझते हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उस वक्त भी जब मैं तो 1974 में एमए कर चुका था अर्थशास्त्र में, मैंने जेल में दूसरी एमए पॉलिटिकल साइंस के फॉर्म में, और मेरे ख्याल में मानव जी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मेरी जानकारी में
किसी यूनिवर्सिटी के इतिहास में जेल में बंद रहते हुए लोगों ने परीक्षाएं तो बहुत दी। महेंद्र जी को पता है, इन्होंने बहुत दिलाई होगी लोगों को, जेल के पड़ोसी हैं। लेकिन डागर साहब मेरे बारे में, क्योंकि मैं वहां स्टूडेंट्स लीडर भी था, संघ का प्रचारक भी था, महानगर प्रचारक था, स्टूडेंट लीडर भी था, तो मेरे बारे में सीआईडी की रिपोर्ट थी कि इनको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री नहीं देना, वरना स्टूडेंट अरेस्ट हो जाए। और मैं फार्म भर चुका था, यूनिवर्सिटी की मजबूरी थी कि मेरी परीक्षा ले। तो मेरे लिए अकेले के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जेल में सेंटर बना, सब सेंटर बना। 2 प्रोफेसर डीएवी कॉलेज बुलंदशहर से आते थे, मैं स्टूडेंट जेल के कमरे में बैठकर परीक्षा देता था, वो दोनों कुर्सी पर बैठते, सामने 2 गनमैन। आप जो चेयरमैन वाली बात कर रहे हो ना, तो वहां भी चेयरमैन जैसा बैठा था, और मैं मतलब परीक्षा। और मैं क्या लिखता था, डॉक्टर साहब आप तो एलएलबी है, मैंने तो लॉ नहीं की, मैंने तो राजनीतिक शास्त्र में एमए करने का प्रण इसलिए लिया था कि मैं कुछ लिख सकूं। मेरे को कोई दूसरी डिग्री लेने की इच्छा नहीं थी, एक डिग्री ले चुका था, एमए इकोनॉमिक्स में हो, एमए पॉलिटिकल साइंस में, कोई फर्क नहीं था। उसमें क्वेश्चन कुछ भी आता था, मैं तो देश की इमरजेंसी लिखता था, टेल ऑफ द 2 इमरजेंसी, कंपैरिजन विद इंदिरा गांधी एंड हिटलर। मैं अपनी तरफ से वो सारा वर्णन लिखता था। रोल ऑफ ए डीएम और ए कलेक्टर, क्वेश्चन रोल ऑफ ए डीएम और कलेक्टर होता था, बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन रोल ऑफ डीएम और कलेक्टर इज दिस, बट एक्चुअली व्हाट आवर डीएम एंड कलेक्टर्स आर डूइंग, वो मैं लिखता था। वो वर्णन करता था कि किस तरह से बरेली की जेल में, किस तरह आगरा की जेल में, किस तरह बुलंदशहर की जेल में, किस तरह अन्य जेलों में कैदियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो डीसी का, डीएम का, एसडीएम का रोल नहीं है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन वो कुछ और है। और मेरे इस तरह के नरेशन के कारण मेरा रिजल्ट हेल्ड कर दिया गया। आज तक यूनिवर्सिटी ने मेरा रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया है, और जब मैंने नोटिस दिया तो मुझे जवाब मिला, आपका केस यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिन एक्शन कमेटी को भेज दिया गया है। व्हाई यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर नरेटिंग एब्सेंट मैटर इन योर आंसर शीट्स, कि आपने अपनी आंसर शीट्स में उल जलूल जो बातें लिखी है, क्यों नहीं आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तब भी मन में थी कि लिख चले, मरेंगे शायद जेल में मरेंगे, हमारी आंसर शीट पढ़ करके लोगों को पता लग जाएगा कि देश की इमरजेंसी में क्या कुछ घटना घटी थी। आज जाकर साहब ने कहा है अब शांति से है, ये जिस तरह से हाँ मानव जी लिखे, हमारे शास्त्री जी ने भी बड़े डिटेल से लिखा, बताया, बोला, ऐसी कुछ लिखे, पुस्तक छपे, उसको पाठ्यक्रम में जोड़े, नई पीढ़ी को पता लगे कि किस तरह से देश की आज़ादी के बाद इस लोकतंत्र को, जिसके कारण आप में हम में ताकत आई है, इसको जिंदा रखने में इन परिवारों ने, इन लोगों ने कौन कौन सी कुर्बानियां दी हैं, इसका आगे वाले मोबाइल में डले। मैं आप ऐसा है, मेरी इच्छा थी, तो मोबाइल भाभी जी सुनो, आज अगर यहाँ टीवी होती तो ये मेरे पास एक इमरजेंसी में जो एट्रोसिटीज की गई है उसका एक वीडियो आया हुआ है। अगर टीवी होती तो आज ये टीवी पर हम दिखाते। हमारी पार्टी ने सेंटर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बीजेपी ने इमरजेंसी पर, और वो डॉक्यूमेंट्री मैंने आज भी धनखड़ जी से बात की थी कि वो आई नहीं। हम जो कार्यक्रम होंगे 25-26 को जिलों में और जो इस तरह हो रहे हैं, उनमें वो डॉक्यूमेंट्री आप सब लोगों को देने की बात है, आप लोग दिखाएं, लोग देखें। और मोबाइल, अब ये जो कह रहा है जैसा पढ़ेगा तो लोग मोबाइल पे भी लिखेंगे, गूगल पे भी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे लिखोगे तो वो गूगल पे भी चली जाएगी, लोग सर्च तो करेंगे, कुछ तो लिखे। इसमें ज्यादा लोगों को लगता है ये जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आपको हमको जो ताम्र पत्र दिया, वो इसलिए दिया है कि आप हम तो भूल जाएंगे, चिट्ठी तो फट जाएगी, वो ताम्र पत्र फटेगा नहीं, 2-3 पीढ़ियों तक तो ठीक रहेगा। आने वाली 4-5 पीढ़ी आपके घर में जो रखा हुआ ताम्र पत्र है वो देखें। जो गुरुदेव जी जो चांदी का मेडल बांट रहे हैं ना सब जगह, वो इसलिए बांट रहे हैं कि बाकी चीज तो आई गई हो जाती है, माला तो 2 मिनट फेंक कर बाहर ही फेंक जाते हैं,
ये आपके गले में लटकेगा, आपके घर वाले देखो। ये मान सम्मान जो आपको मिल रहा है वो आने वाली पीढ़ी याद रखे, इसके लिए आज मैंने भी ये गले में डाल करके आया हूँ। आपने सुना, छोटा टाइम था, बहुत अधिक भाषण हुए। हमारे हंसमुनि जी महाशय जी हैं, ये 2 बात जोड़ रहे हैं, लेकिन 2 ही बात जोड़े इस निवेदन के साथ।